कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, आप उसके लिए देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। और चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हम हंटर की बात कर चुके हैं, गैदरर की बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे फूड को ग्रोइंग करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा है जिसका नाम है तुषार, ये यहाँ पे ट्रेन की जर्नी कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने अंकल के साथ जाता है और बाहर देखता है और बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को ट्रेन से देखता है। तो अचानक से इसके अंकल इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये सोचो कि 150 साल पहले 150 ईयर्स अगो लोग कैसे मूव करते होंगे एक जगह से, क्योंकि तब तो ना हमारे यहाँ रेलवे ट्रेन थी और ना कोई भी व्हीकल्स थे। तो मैन एक जगह क्या एक ही जगह रह के सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देता था या वो मूव करता था। तो इस क्रियोसिटी से ये तुषार के दिमाग में आती है क्रियोसिटी और इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, कैसे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, क्या रीजंस होंगे कि उन्होंने मूवमेंट किया। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है चैप्टर 1 में भी है। इसमें बताया गया कि मूवमेंट की वजह क्या थी, रीजंस क्या थे, उन्होंने मूव किया टीचर्स के एक जगह से एजुकेशन लेने के लिए या किसी भी रीज़न से, जैसे उस टाइम पे ज्ञान बांटा जाता था, लोग उपदेश देते थे। ठीक है, तो उस तरह से बहुत से रीज़न से वो या ट्रेड करने के लिए उन्होंने मूव किया। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे शुरुआत की जा रही है और उसको कहाँ पे जो फूड की ग्रोथ होगी फार्मिंग तक ले जाएंगे कि कैसे फिर एनिमल को की हर्डिंग स्टार्ट हुई और फिर आगे कैसे काम हुआ। तो यहाँ पे 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है कि उस टाइम पे हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे, वाइल्ड एनिमल को, उनको फ़िश को कॉट करते थे, पकड़ते थे बर्ड्स को और उनके थ्रू अपने खाने को लेते थे। फूड को गैदर करते थे फूड के फॉर्म में, जैसे कि रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए या सीड्स हो गए। तो अच्छे जो भी उनके पास रूट्स होते थे वहाँ पर और नट्स होते थे और सीड्स वगैरह, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, उसके थ्रू वो अपना खाना लेते थे। ठीक है, तो अब ये एक सोचने की बात है कि एक इंसान है, हाँ, जो एक जगह पे रह रहा है, तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ होंगी और वहाँ पे ये खाने की चीज़ें हम अवेलेबल होंगी। लेकिन एक टाइम के बाद ये रूट्स, ये फ्रूट्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एग्स जो भी उनको मिल रहा है खाने के लिए वो एक टाइम के बाद ख़त्म होने लगेगा। तो जब उस या सीज़न्स होते हैं कि एरिया हमारा ड्राई है, तो ड्राई सीज़न में नदी सूख गई है ना। कुछ होती हैं रिवर्स जो पेरेनियल होती हैं, लेकिन कुछ रिवर्स होती हैं जो एक सीज़न के बाद सूख जाती हैं। हमारे यहाँ मौसम सीज़न जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से एक जगह पे रुकना इंसान के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए उसने चलना शुरू किया। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलना शुरू किया। उसका सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था, उसके कई रीज़न्स थे। ठीक है, और उसको मूवमेंट इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि वो जो एनिमल्स थे उनको वो मार के खाता था। तो एनिमल्स को पकड़ने की वजह से वो उनके पीछे दौड़ता था, दौड़ के उनको मारता था। तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसने जाना शुरू किया। जब वो उधर गया उसको मारते मारते तो उसको वहाँ पे और प्लांट्स दिखे। ठीक है, तो इस तरह से उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रीज़न उन्होंने क्या दिया है। कि फर्स्ट रीज़न ये है कि वही बात ये बता रहे हैं कि हम एक जगह पे रुक के नहीं रह सकते। ज़ाहिर है वहाँ पे एक टाइम तक फूड अवेलेबल रहेगा, प्लांट जो रिसोर्सेज हैं या एनिमल रिसोर्सेज है वो एक टाइम पे आके ख़त्म होंगे, इसलिए उसको मूव करना पड़ा। सेकेंड रीज़न यही था कि एनिमल्स के मूवमेंट की बात की गई है कि शिकार के लिए वो उनके पीछे दौड़ते थे और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट हुआ। वो दूसरी जगह उनको ज़्यादा अच्छी लग गई, या प्रे जो उनका था वो पानी पीने गया तो वो उसके पीछे गया तो वहाँ पे उन्हें वाटर बॉडीज़ मिल गई। तो बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से वो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। दूसरा, ग्रास और लीव्स के, जैसे डियर है, एक जगह पे हमारी ग्रास और प्लांट्स अवेलेबल है, उसके बाद वो उनको खाने के लिए जब वहाँ पे एक जगह पे ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी जगह पे उनको सर्च करने के लिए डियर जाएंगे। जब डियर और कैटल दूसरी जगह जाएंगे तो इंसान उनको मारने के लिए उसके पीछे फॉलो करेगा। तो इस तरह से उसका जो मैन था, अर्ली मैन, उसका मूवमेंट शुरू हुआ। तीसरी वजह इन्होंने ये बताई कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो उनका जो फ्रूट्स होते हैं या जो रूट्स हैं वो उनका एक टाइम होता है, सबका अपना अपना एक सीज़न होता है।
तो अगर सीज़न चेंज हुआ तो वहाँ पे प्लांट्स की अवेलेबिलिटी भी ख़त्म होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी जगह पे मूव किया। और फोर्थ रीज़न और लास्ट रीज़न ये है कि प्लांट्स को, पीपल है या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए या वाटर बॉडी चाहिए। जैसे लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, तो उनको वो चाहिए। लेकिन पूरे साल कोई भी रिवर अगर पेरिनियल है तब तो वो रहेगी, अदरवाइज़ वो पानी सूखेगा और सूखने की वजह से इंसान को मूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इंसान ने मूव किया। ठीक है, अब हम नया हेडिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इनके बारे में कैसे पता लगा कि उन्होंने मूव किया या वो एक जगह पे रहते थे या वो क्या करते थे। तो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चला कि उनको बहुत सारे रिमेन्स मिले या उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिले जिनके थ्रू हमें पता चला। ज़ाहिर है, जब अर्ली मैन था तो वो जानवरों को मारने के लिए कुछ टूल्स को यूज़ करता होगा। ठीक है, तो स्टोन्स के टूल्स होते होंगे या लकड़ी के, जो भी उन्हें मिले। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ, स्टोन्स मिले, उसके टूल्स मिले, वो लकड़ी के मिले, हड्डियों के मिले, बोन्स के। ठीक है, तो उससे उन्हें पता चला कि लोग यहाँ पे रहे, उन्होंने ऐसे शिकार किया। कुछ पेंटिंग्स मिली जिसके थ्रू पता लगा, तो उनको ये पता चला कि पहले इंसान एक जगह रहता था, उसके बाद उसने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। अब ये जो टूल्स, वही पॉइंट आता है कि ये टूल्स क्यों यूज़ करते थे, इन्होंने स्टोन्स और वुड के या बोन्स के टूल्स को क्यों यूज़ किया। तो उसके बहुत से रीजंस हैं कि उनको मीट को कट करना होता था। ठीक है, और जो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ से फल को तोड़ने या ट्रीज़ की बार्क को उतारने के लिए या अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से अपने को बचाने के लिए एनिमल की स्किन को उतारते थे और वो स्किन को पहनते थे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत टूल्स का यूज़ हुआ। स्टोन का उन्होंने, सबसे पहले उनको इजीली स्टोन मिला तो उन्होंने उस स्टोन को यूज़ किया। और बहुत सारे फ्रूट्स को कट करने के लिए, रूट्स को कट करने के लिए, उनको ज़मीन से निकालने के लिए उन्होंने स्टोन का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको भी उन्होंने और अच्छा, धीरे धीरे उनको एरोज़ में चेंज करना, और ताकि हंटिंग में आसानी रहती थी, उन्होंने उसमें वुड लगाना शुरू किया। तो उसकी तरह उन्होंने अपने टूल्स को और बेहतर से बेहतर बनाया। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने टूल्स का यूज़, जो स्टोन्स था उसका यूज़ फायर में किया। उसको उन्होंने पत्थरों को रगड़ा और पत्थरों को रगड़ के देखा कि इससे आग निकल रही है, और उसका आग का इन्वेंशन वहाँ पे हो गया, फायर का इन्वेंशन हो गया, और वो उन्होंने उसको फायर के लिए भी यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने लकड़ी का यूज़ किया, लकड़ी को किस तरह से हट्स बनाने में या अपने टूल्स बनाने में, बहुत से जो टूल्स होते थे या जानवरों को डराने में, उन्होंने उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखा रहे हैं, ये इनका टूल है, स्टोन है, और उसको ये रूट है यहाँ पर, उसको ये इससे निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एडिबल फ्रूट्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनको ज़मीन से निकाल के उसको खाने के लिए यूज़ किया। और यहाँ पे ये टूल ऐसे पॉइंटेड दिखा रहे हैं, ये स्किन दिखा रहे हैं। स्किन जो है, जब जानवरों से वो निकाल लेते थे तो उसके बाद उसको जिस भी यूज़ में लेते थे, उसको पहनने में या जिस भी उस तरह से उसका यूज़ करते थे, तो उसको वहाँ पे स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अपने हिसाब से उस नुकीले पत्थर से उसको स्टिच करते थे। ठीक है, अब बात करें कि उन्होंने कौन से प्लेसेस को चूज़ किया कि वो वहाँ रहें, तो उसके क्या रीज़न है कि उन्होंने उस प्लेस को यूज़ किया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने किन प्लेसेस को यूज़ किया। इस मैप में बहुत से साइट्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ रेड ट्रायंगल के ही साइट्स देखना है। ये भीमबेटका है और ये हुंसकी है और ये कुरनूल केव्स, इन्होंने इन साइट्स को यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले जो भी साइट्स यूज़ की वो ये 3 साइट्स उन्होंने यूज़ की। और यहाँ पे कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को उनके एविडेंसेस के थ्रू पता चला। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिवर्स भी होंगी, तभी उन्होंने इन साइट्स को यूज़ किया होगा। वाटर बॉडी का होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो हाँ, भीमबेटका के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस टाइम पे मध्य प्रदेश में है और ये एक ओल्ड साइट है। केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पर। तो केव्स का यूज़ क्यों किया जाता था, रीज़न क्या है, केव्स का यूज़ करना इसलिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि केव्स प्रोटेक्शन देती थी, जानवरों से बचाती थी। वो आग वहाँ पे जला के रख देते थे जिससे जानवर अंदर नहीं आते थे, उनको सीज़न में भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बारिश हो रही है या ठंड है, तो वो उससे भी अपना किनारे रहते थे। और जब वो वहाँ रहने लगे
तो ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश हो रही है बहुत टाइम के लिए या बहुत जाड़ा पड़ रहा है, तो वो उस केव्स में रहते थे, और रहते रहते उनके पास स्टोन्स होते थे। ऑब्वियस सी बात है, वो फायर जलाते होंगे, वहाँ पे आग जलाते होंगे अपने को बचाने के लिए ठंडक से, गर्मी से, जाड़े से। तो उन्होंने उसका एक यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई, जब वो केव में आराम से रहे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये पिक्चर बनाई उसी टूल की हेल्प से, पत्थर से दीवार को ऐसे खोद खोद के। ये देखिए दिख रहा है डियर, और ये मैन उसके पीछा कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे सामने रॉक पेंटिंग्स आए। ठीक है, अब ये बात है कि वो केव्स में क्यों रहते, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को शेल्टर देते थे, रेन से बचाते थे, हीट से बचाते थे, हवा से बचाते थे। तो इस तरह से, और वो जो रॉक्स, ज़्यादातर जो रॉक्स और ये शेल्टर्स वो लेते थे, वो हमेशा क्या होती थी, रिवर के पास होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वाटर बॉडी भी आसपास हो। अब यहाँ पे बता रहे हैं, मैनी ऑफ द केव्स इन विच अर्ली पीपल लिव्ड have paintings on the walls, some of the best examples from the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. यहाँ पे उनकी कितनी अच्छी स्किल दिख रही है कि उस टाइम पे विदाउट किसी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते थे। ठीक है, अब हम साइट्स के बारे में देखेंगे। जो भी हमें साइट्स मिली, रिमेन्स मिले, तो वहाँ पे हमें टूल्स मिले, पॉट्स, बिल्डिंग्स और भी बहुत सी चीज़ें मिली, जिससे हमें पता चला कि ये साइट्स रहा करती थी। कुरनूल केव्स हो गई, हुंसकी हो गई, तो ये सब वहाँ पे साइट्स रहती थी। ठीक है, और उसके बाद वो इंसान वहाँ पे उसको छोड़ के चला गया, उससे हमें पता चला। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें केव्स में मिली, बहुत सी हमें अर्थ सरफेस पे मिली, बहुत सी ज़मीन के नीचे मिली, और कुछ पानी के पास। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पे उस टाइम पे आग का यूज़ होता था या नहीं, या पेंटिंग्स होती थी। तो यानी कि ये पेंटिंग ही बता रही है कि उस टाइम पे वो हंटर्स होते थे, और किस तरह वो हिरन को दौड़ा के मार रहे हैं। तो ये सब, यही सब एविडेंसेस है जिनसे हमें पता लगा। फिर हम देखें फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ठीक है, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। कुरनूल केव्स को हमने देखा मैप 2 में, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है कुरनूल केव्स। ट्रेसेस ऑफ, वहाँ पे ट्रेसेस मिले, किसके ट्रेसेस मिले, ऐश। ऐश मतलब राख, यानी कि वहाँ पे लकड़ी जलाई गई, और लकड़ी को, यानी कि वहाँ पे टूल्स भी थे, पत्थर थे, पत्थर से आग पैदा की गई होगी, आग से पत्तियों और लकड़ियों की हेल्प से उसको जलाया गया होगा। तो वहाँ पे ऐश मिले, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर वो लोग रहे होंगे। और फायर का वही ये यूज़ बता रहे हैं कि फायर का यूज़ वो क्यों करते होंगे, लाइट के लिए, रोस्ट करने के लिए मीट को, और जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आग से जल डर के वो पास नहीं आते हैं। तो अपने को सेव करने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, अब ये जो अर्ली मैन चलता है, हम लोग पढ़ते हैं हाँ पीछे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। तो उसको ये किया गया कि उसको स्टडी को आसान करने के लिए उन्होंने ये किया कि उसको कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसकी मीनिंग है पैलियो और लिथोस। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथोस मीन होता है स्टोन, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे हर चीज़ स्टोन पे ही बेस्ड थी, सारा काम स्टोन से ही होता था, तो उसको स्टोन एज कहा जाने लगा। ये लेकिन सबसे ओल्ड एज थी, सबसे पुरानी एज थी, जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो के बीच की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पैलियोलिथिक, ठीक है, ये सबसे पुरानी एज है, और जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका 99% इस पैलियोलिथिक में ही कवर हो गया है। उसके बाद हमारी मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक आती है। अब क्योंकि ये सबसे बड़ी एज है, इसलिए इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया ताकि स्टडी में आसानी हो। तो इसको 3 फर्दर एजेस में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पैलियोलिथिक एज का जो ड्यूरेशन है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो के बीच में है। उस टाइम पे मेन क्या यूज़ होता था, टूल्स, स्टोन यूज़ होता था। उसके बाद हम मीज़ोलिथिक की बात करें तो वो 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो, बस 2000 साल की इसमें रेंज दी गई है। तो मीज़ोलिथिक हमारी बहुत ही छोटी सी एज है। अब जैसे यहाँ पे टूल्स ऐसे यूज़ हो जाते थे पैलियोलिथिक में कि हमने उठाया और मार लिया,
तो ज़्यादा मतलब उसको रिफ़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन मेसोलिथिक में स्टोन को रिफ़ाइन करा जाने लगा। जब ये पता चला अर्ली मैन को कि इससे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम इससे इतने यूज़ उसका कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको रिफ़ाइन करना शुरू किया। ठीक है, वो बहुत ही उन्होंने उसको बिल्कुल पॉइंटेड करना शुरू किया और इसको नाम दिया गया माइक्रोलिथ्स। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फर्दर और उसको रिफ़ाइन करने के लिए उसमें हैंडल्स और बोन्स, ठीक है, लकड़ी वो जो हड्डियाँ होती हैं उनके हैंडल्स लगाना शुरू किए, लकड़ी के हैंडल लगाना शुरू किए, जिससे उन्होंने सॉज और सिकल्स बनाना स्टार्ट किया, जिससे और उसका अच्छा काम देने लगा। उसको पकड़ने में आसानी होने लगी, उसने इंसान ने पकड़ना सीखा और पकड़ के उसने ये चीज़ें बनाना शुरू की। अब इसमें हमारी जो 3 एजेस हमारी डिवाइड हो रही हैं, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एक बार फिर से बता देना है आपको, अच्छा रहेगा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो की जो बीच पीरियड था उसको पैलियोलिथिक कहा जाता था। 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो था, उसको मीज़ोलिथिक कहा जाता था। और जो 10 नेक्स्ट स्टेज कितनी थी, 10,000 ईयर्स अगो जो है उसको नियोलिथिक कहा जाता था। नियो मीन्स नया, ठीक है, नई एज की बात की गई। तो ये 3 उसमें इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ ली डेट्स। अब देखते हैं आगे कैसे कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ। भाई पहले हम बिल्कुल सिंपल स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ हंटर और गैदरर्स हैं, सिर्फ हम शिकार कर रहे हैं और उसको जो भी फूड हमें इकट्ठा मिल रहा है उसको इकट्ठा करके खा ले रहे हैं। लेकिन अब कैसे कैसे चेंज हुआ इन्वायरमेंट और क्यों हमने मूव किया और क्या हुआ, ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आइसी एज भी हुई, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल में नहीं है ही नहीं, तो इसको रहने दीजिए। लेकिन पहले इन्वायरमेंट बहुत ठंडा था, फिर धीमे धीमे गर्मी स्टार्ट हुई। ठीक है, वार्मर होने लगा हमारा इन्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होने लगी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो वहाँ पर ग्रास लैंड का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और नंबर ऑफ़ एनिमल्स भी बढ़ने लगे। ठीक है, जैसे डियर, एंटीलोप है, गोट है, शीप है, कैटल्स है, इनका सर्वाइवल बढ़ने लगा। अब जब ग्रास लैंड बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये लोग भी वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इनको खाने के लिए ग्रास चाहिए। जब ग्रास है तो इनके अंदर भी ये खाएंगे और ब्रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट धीमे धीमे चेंज होने लगा। अब जो अर्ली मैन था वो इन एनिमल्स को हंट करता था, वो इनको फॉलो करने लगा। जब इतने सारे हैं तो शीप बहुत सारी है हो रही हैं, इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, गोट के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो वो पहले क्या होते थे, 2 अवेलेबल हुए, उन्होंने 2 उनको उनका शिकार किया, उनको खा के ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इनके नंबर्स बढ़ने लगे तो वो 2 उसने खा लिए तो 4 उसके बच गए। तो 4 जब बच गए तो वो उनको उनकी उसने पढ़ाई स्टार्ट की, एक तरह से लर्निंग उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में, वो क्या खाते हैं, वो क्या नहीं खाते हैं, इस तरह से उन्होंने उसके बारे में जानना शुरू किया। जब उसके बारे में जानेगा तब उसको उसकी हर्डिंग और रेयरिंग हो पाएगी। ठीक है, तो उन्होंने उसकी हैबिट्स के बारे में सोचना शुरू किया और तब उसकी हर्डिंग और रेयरिंग भी सोची। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फ़िश की भी उन्होंने हैबिट सीखी, वो क्या लेती हैं क्या नहीं लेती हैं, कितनी आसानी से उनको कैसे पकड़ा जा सकता है खाना डाल के। तो ये सब उसने इंसान ने दिमाग लगाना शुरू किया। द बिगनिंग ऑफ, अब यहीं से क्या हुआ, शुरुआत हो गई। जब ग्रास लैंड अच्छी है, एनिमल्स भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे अब फार्मिंग और हर्डिंग का टाइम आया कि जब खाना बच रहा है, खाना अच्छे अमाउंट में है, सीज़न हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमारे लिए फेवरेबल है, तो उसी हिसाब से हमारा खाना बचेगा। जब खाना बचेगा तो हम उसको आगे सोचेंगे कि हम इसका और बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स के लिए इन्होंने हर्डिंग की, हर्डिंग करना शुरू की सोची, रियरिंग उनकी फूड हैबिट्स के जानने के लिए उन्होंने सोचा। वैसे ही उन्होंने प्लांट्स पे भी फोकस करना शुरू किया कि प्लांट्स किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं, किस टाइम पे उनकी जो है वो बीज हैं जो सीड्स हैं उनका क्या यूज़ करें, उनको रखें, आगे उनको ज़मीन में डालें। तो उन्होंने इस पॉइंट पे सोचना शुरू किया। इसी के बारे में ये बता रहे हैं कि व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट एंड बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे, जहाँ पे भी वो अर्ली मैन था, वहाँ पे बार्ली, राइस और ये जो व्हीट थे, ये सब ग्रोथ इसकी शुरू हो गई थी। ठीक है, और जो इंसान था उसने ग्रेन्स को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। उसे इकट्ठा करके उसका यूज़ खाना, उसके बाद उसे बचा के रखना, क्योंकि जब वो इतना अमाउंट होगा तो वो उसको बचा पाएगा। जब इतना होगा ही नहीं कि वो खा पाए तो वो बचा क्या पाएगा। तो ये सब इस वजह से हुआ। फिर
उसने देखा, उसने ये सब लर्निंग उसने स्टार्ट की कि बीज ज़मीन में जाता है तो छोटा सा प्लांट निकलता है, मतलब इस तरफ उसने अपना दिमाग किया और उस तरह से उसने फिर प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। और वो एक फार्मर, यहाँ पे ही कहेंगे कि वो एक हंटिंग गैदरिंग से वो फार्मर की तरफ बढ़ने लगा धीमे धीमे। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स के लिए तो हो ही रहा था, साथ में एनिमल्स के लिए भी उसने हार्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी और इधर इसने टेम करना शुरू किया। एनिमल, जब उसने एनिमल्स को पास से देखा, उसकी फूड हैबिट्स, उसके कैरेक्टर्स, उसकी ब्रीडिंग, तो फिर उसने ये देखा कि अगर हम थोड़ा सा भी खाना अपने शेल्टर के पास उसको दे रहे हैं तो वो दोबारा आ रहा है खाना लेने या जो भी। तो उसने सबसे पहले अगर किसी एनिमल को टेम किया तो वो आज के जो डॉग हैं उनके वाइल्ड एंसेस्टर को उसने टेम किया। ठीक है, उसे घरेलू एक तरह से उसने बनाया अपने पास। फिर उस जानवर ने उसके लिए मतलब उसको प्रोटेक्ट किया किस तरह से, तो वो सब जब उसके लिए उसको लगा कि ये फ़ायदेमंद है, हम उसको थोड़ा सा खाना डाल रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से उसने टेमिंग भी स्टार्ट की। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल, और ख़ासकर ये कैरेक्टर देखा कि हर एनिमल को हम टेम नहीं कर सकते। इन्होंने उसको टेम किया जो जेंटल था, जो काम था, जो प्लांट्स को खा रहा है, ठीक है, जो एनिमल्स को ले रहा है, उस कार्निवोर्स हैं उनको उसने टेम नहीं किया। जैसे कि हमारी शीप है, गोट है, कैटल है, तो उसने फिर आगे इसको लर्न किया कि शीप है उससे हमें क्या मिलता है, या गोट है उससे हमें दूध भी मिल रहा है, तो ये सब धीमे धीमे उसे पता होना शुरू हुआ। उसके बाद उसने ये भी देखा कि पीपल प्रोटेक्टेड देम एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। पीपल ने जब उसको पाला अपने पास उसको, तो उसने ये उसको प्रोटेक्ट भी किया। तो इस तरह से एनिमल्स को भी लगा कि वो उनके पास सर्वाइव कर सकते हैं और ह्यूमन को भी। तो इस तरह से टेमिंग उस टाइम पे स्टार्ट हुई। सबसे पहले लेकिन डॉग हुआ, ये आप याद रखिएगा। फिर आगे हम डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन में क्या है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेशन किया गया। ठीक है, दोनों का डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे किया गया। क्योंकि अब डोमेस्टिकेशन किया क्या जाए, उसकी क्या वो हैं, किस तरह का डोमेस्टिकेशन करें हम इन एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो उसमें ये देखा गया कि जो प्लांट्स, जिसमें ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को चूज़ किया गया जिसमें डिसीज़ ना हो, कोई बीमारियाँ ना हो, उनका सर्वाइवल अच्छा हो, वो हेल्दी हो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, लार्ज साइज़ ग्रेन लिया और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वाला प्लांट चूज़ किया जिसकी डंठल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो दाने को फिर उनसे दाना आसानी से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, या जो उनका जो ग्रेन है वो कैसा है, तो उन्होंने हर चीज़ का वेट कैसा है उसका, तो उसको फैक्टर्स को लेते हुए उन्होंने इस हिसाब से फूड को सिलेक्ट किया कि हम किसको आगे किसका डोमेस्टिकेशन करना है, किसका नहीं करना है। फिर उन्होंने उस हिसाब से प्रिजर्व किया और उसको बोया ज़मीन में, और उस हिसाब से उनकी अच्छी क्वालिटी तैयार होना शुरू हुई। ऐसे उन्होंने एनिमल्स को टेम किया। जब उनको अपने पाला, उनको हर्डिंग, उनकी रेयरिंग शुरू की, तो उन्होंने एक चेंज देखा कि एनिमल्स में चेंज आ रहा है। उन्होंने ये देखा कि जो पिग हैं, ये जो है वाइल्ड है, जो पिग है ये वाइल्ड है और ये टेमिंग के बाद या इंसान ने अपने पास इसको रखना शुरू किया और इसको ये जंगली है। तो उसमें ये डिफरेंस देखा गया कि इसके देखिए टीथ कितने बड़े हैं, क्योंकि इसे जंगली जानवरों से लड़ना, वहाँ पे सर्वाइवल टफ होता था। ठीक है, यहाँ ह्यूमन के पास रह रहा है तो उसके टीथ में इतनी ग्रोथ नहीं है। तो इससे ये पता चला कि कितना डिफरेंस देखिए धीमे धीमे आने लगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया, बहुत अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन एक यही यहाँ पे इन्होंने बताया कि डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं है कि एक साल में हो गया, हमने यहाँ पे इसको ले लिया और इसके दांत इतने छोटे होने लगे, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सालों में ये चेंज देखने को मिलेगा। जब उनके एंसेस्टर्स के साथ उनको टेम किया गया, ठीक है, उसके बाद वो रहते तो उनकी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन के बाद ये चेंज देखने को मिला। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, 12,000 ईयर्स अगो से ही डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो डोमेस्टिकेटेड किया गया प्लांट्स में वो वीट और बार्ली था, और एनिमल्स में शीप और गोट था मेनली। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आया कि किस तरह क्या क्या चेंजेस आए, कैसे इंसान ने मूव किया, कैसे डोमेस्टिकेशन किया गया, क्या चेंज उनमें आने लगे, इनके ट्रेड्स में चेंज कैसे आने लगे, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे हुआ, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई। ठीक है,
तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में अपने वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आपको जो भी क्वेरी हो वो आप हमें पूछ सकते हैं। और हम लोगों के चैनल पे घटना चक्र सीरीज़ भी चल रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। हर एक IB रेशियो की भी प्लेलिस्ट है, तो आप उस सबको देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।